जो ये नावल, जैसे कि आपको पता है कि एक ही दिन की स्टोरी है, तो आज हम टाइम में आगे बढ़ेंगे। पार्ट 6 के अंदर जो है, इस लेक्चर के अंदर 1:30 PM to 3 PM के दरमियान ये जो 1.5 घंटे का टाइम है, इसको कवर करेंगे। So let's start it. Who Whitbread examines the shoes and the socks in a shop window in Oxford Street before he lunches at Lady Bretton's with Richard Dalloway. जैसे कि लास्ट पार्ट में हमें एक हिंट मिला था कि लेडी ब्रेटन ने इनवाइट किया है रिचर्ड डेलेवे को, और वहाँ पे क्लैरिसा को इनवाइट नहीं किया था, तो क्लैरिसा ने इसको माइंड भी किया। तो यहाँ पे ये अपर क्लास लोगों की एक पार्टी है, तो इसको आज हम देखते हैं। Who is not a deep person, but he is very courteous in an old-fashioned way, and always brings Lady Breton a bunch of carnation when he visits. तो जब भी वो आता है, तो वो फूलों का एक तोहफा जरूर लेके आता है। कार्नेशन जो है ना, वो फूलों की एक टाइप है, जैसे रोज होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कोई डीप पर्सन नहीं है, जैसे कि हम पहले भी हू विटब्रेड के बारे में जानते हैं, पर एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करता है और कंजर्वेटिव जो है वो माइंड सेट है। जैसे कि ये तीनों लोगों का है, ये जिनकी मीटिंग हो रही है, लेडी ब्रेटन और रिचर्ड डैलोवे और हू विटब्रेड, ये तीनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, एरिस्टोक्रेटिक क्लास इंग्लैंड की, और कंजर्वेटिव आइडियाज और कंजर्वेटिव पार्टी के साथ भी बिलोंग करते हैं। लेडी ब्रिटेन्स असिस्टेंट मिली ब्रश एंड कैनॉट स्टैंड हू, बट ही इज oblivious to her disdain. Lady Breton at 62 prefers Richard to who, और बल्कि ये जो उनके असिस्टेंट का ताल्लुक है हु के साथ, इस लाइन पे भी अगर मैं तबसरा करूं तो हमें क्लैरिसा और इनमें मिस्टर हू विटब्रेड में फ़र्क नज़र आता है। क्लैरिसा जो है वो ऑल दो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती है, बट शी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोअर क्लासेस, और वो इस तरह से उनको लुक्स नहीं देती और उनको रजिस्टर करती है उनके प्रॉब्लम्स को। लेकिन हम देखते हैं कि हु जो है एक कन्वेंशनल एरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर है उसका, शैलो किस्म का। लेडी ब्रिटेन एट 62 प्रेफर्स रिचर्ड टू हु, बट ही फील्स हु इज काइंड, or she does not see the point of cutting people up the way Clarissa does. तो क्लैरिसा की तरह डेफिनेटली भी शार्प नहीं है, इतनी जजमेंटल भी नहीं है। ये हम कंपेयर करेंगे लेडी ब्रेटन को। लेडी ब्रेटन जो है वो एक यहाँ पे हमें जरूर ये पता चलता है कि वो फीमेल है, अरिस्टोक्रेटिक क्लास में फीमेल भी किसी हद तक कुछ ना कुछ पोजीशन। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेडी ब्रेटन and the party or the lunch which he organized, किसके साथ, रिचर्ड और हु के साथ। लेडी ब्रेटन जो है एट 62 प्रेफर्स रिचर्ड हु, बट शी फील्स हु इज काइंड, शी डज नॉट सी द पॉइंट ऑफ कटिंग पीपल ऑफ the way Clarissa does. Lady Breton announces to her two guests that she wants their help, but says that they will discuss business after they eat. So this is the, you can say, the style of the aristocrats, कि वो किस तरह से कोई काम है उसको, लेकिन उसने एक पार्टी अरेंज की है, उसने एक लंच अरेंज किया है, वो कहते नहीं पहले हम खाना खाएंगे, पहले हम फिर आराम से जो है वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगी कि मुझे आप लोगों से क्या डिस्कस करना है। और उसको लगता है कि उसके पास एक बहुत शानदार प्लान है, वो इंग्लैंड के काफ़ी प्रॉब्लम हल कर सकती है, और वो बहुत जैसे कि बहुत से पॉलिटिशियंस और एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं, जो नॉन रीडर हैं स्पेशली, उनको लगता है कि उनके पास बड़े आइडियाज़ हैं, बड़े कमाल के काम वो कर देंगे। हद तक ऐसा नहीं होता। हमारे पॉलिटिशियंस की तरह बिल्कुल अंदर से शैलो हैं, बस खाली ढोल हैं। A magnificent lunch appears like magic, served by the discreet white-capped maids, और हमें लगता है कि लंच जो है वह कैसे ऑर्गेनाइज होता है। बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है, इसी वजह से वो हमें नज़र भी नहीं आते, और यकदम हमें पता चलता है कि मेज़ें सज गई हैं, लंच आ गया है, किसने पकाया है, कौन लेके आया है, कौन इंसान है, ये सारा कुछ सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन सबको बैकग्राउंड में रखा जाता है। या नॉवेलिस्ट हमें उनको बैकग्राउंड में रख के एरिस्टोक्रेटिक क्लास का एक बिहेवियर बताना चाह रही है कि वो इन चीज़ को नोटिस ही नहीं करते। Nobody seems to have paid for the food and the table seems to have set itself.
ऐसा लगता है खुद ही टेबल सज गया है मैजिकल वे में। और so Richard thinks Lady Breton, the descendant of a great general, should have been a general herself. और वो सोचता है कि ये कितनी शानदार लेडी है, ब्रेटन जो है कितनी जनरल लाइक बिहेवियर और जनरल फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसे खुद भी एक जनरल होना चाहिए था, ऐसा रिचर्ड सोचता है। तो रिचर्ड काफ़ी एडमायर करता है लेडी ब्रेटन को, और क्योंकि वो खुद शैलो है इसलिए वो शैलोनेस से अट्रैक्ट करती है। हम जैसे खुद होते हैं वैसे ही लोगों को ज़ाहिर है हम एडमायर करेंगे। She has a reputation for talking like a man. Richard has great respect for her. Notice, Richard has a great respect for her क्योंकि वो इसकी शैलोनेस को, अपने अंदर की शैलोनेस उसके अंदर उसे नजर आती है, तो उसे वो फील ही नहीं कर सकता ऐसी चीज़ों को। एंड एंजॉय द नोशन ऑफ अ वेल सेटअप वुमन फ्री फ्रॉम ए ग्रेट फैमिली। उसको एडमायर करता है कि ग्रेट फैमिली से ग्रेट वुमन है, क्या बात है इसकी। और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअल जो वो उसकी पावरलेसनेस है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, और उसकी जो फैलेसीज हैं, और उसको लगता है कि उसके पास बहुत सोल्यूशन है इंग्लैंड की अनएम्प्लॉयमेंट का, वो सॉल्व कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते ये दोनों हजरात। Lady Breton is anxious to talk to men about her business, but decides to wait until after they drink their coffee. यानी खाने के बाद भी, वो कॉफ़ी के बाद, हाँ, इनमें एक ख़ास बात ज़रूर है कि ये सारे एक फॉल्स किस्म के मैनर्स को फॉलो करते हैं, और समझा यही जा रहा है कि यहाँ पे एटिकेट्स और मैनर्स यही सब कुछ हैं, आइडियाज़ की कोई हमें आइडियाज़ उनके पास है ही नहीं, और ना उन्होंने कभी सोचा है इतना। ये कंजर्वेटिव जो है वो एटीट्यूड है लाइफ के बारे में। लेडी ब्रेटन आस्क आफ्टर Clarissa, who thinks Lady Breton does not like her, who brags that he met Clarissa that morning, and Lady Breton tells them that the Peter Wash is in the town. और अब वो आपस में डिस्कस करते हैं, they talk about the Peter Wash कि वो भी आ गया है वापस इंडिया से, and they all remember how passionately in love with Clarissa Peter once was। और इन तीनों को पता है पीटर की जो पैशनेट लव है अबाउट क्लैरिसा, वो कुछ ढका छुपा नहीं है किसी से, और ये तीनों भी जानते हैं। एज वेल एज हाउ वी वेंट टू ही वेंट टू इंडिया एंड मेड अ मेस ऑफ थिंग्स। और इनके ख्याल में वो इंडिया में जाने के बाद और उसने कुछ सही नहीं किया है, और वो एक मैसी काइंड ऑफ पर्सन है, ये इनका नजरिया है। Richard decide to go home after lunch and tell Clarissa he loves her। और यहाँ पे उसे फील होता है रिचर्ड को कि शायद क्लैरिसा को उसे फ़ौरन जाके जो है अपनी सपोर्ट, अपने लव का इजहार करना चाहिए, क्योंकि उसे ज़रूरत होगी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पेट्रियार्कल एक बिहेवियर है, और उसे लगता है कि क्लैरिसा काफ़ी वीक हो जाएगी और उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी। Millie Brush watches Richard and feels she might once have fallen in love with him. Lady Breton, Richards, and the Who all like Peter, but feel helping him is impossible because of his flawed character. Immigration to Canada is a Lady Breton's cause, और यहाँ पे जो मीटिंग है उसका मेन पर्पस है कि बात की जाए अनएम्प्लॉयमेंट पर और इमिग्रेशन टू कनाडा के बारे में। हर लेटर राइटिंग स्किल आर पुअर, सो एंड शी इज अनएबल टू राइट टू द टाइम्स अबाउट द इशू। वो टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसको इस इशू के बारे में बताना चाहती है, अपना सोल्यूशन देना चाहती है कि क्योंकि ऐसे लोगों को ज़ाहिर है बड़े-बड़े न्यूज़पेपर, ये बड़े जर्नल जो हैं वो बड़े चीज़ों पर इनको बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है, अपनी अपने लिंक्स की वजह से, अपनी क्लास के कनेक्शन की वजह से, बिकॉज़ दे बिलॉन्ग टू द एलीट क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास हो, तो इस वजह से उनको टाइम्स जैसे पेपर के साथ वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करवाना उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लिखा कैसे जाए और अपना आइडिया वहाँ पहुँचाया कैसे जाए, तो वो लिखना नहीं सही तरीके से जानती। सो शी हैज़ इनवाइटेड हू एंड Richard to lunch so that they can help her. She thinks Who knows how to write a letter that appeals to editor. Richard finds Who's letter to be nonsense. और जब वो लेटर के बारे में कुछ बात करते हैं तो उनके आपस में रिचर्ड डेफिनेटली समझता है कि हु उसको अच्छा लेटर नहीं लिखता, बट लेडी ब्रेटन इज थ्रिल्ड विद इट। She stuffs Who's carnation into the front of her dress and calls him my prime minister.
And Richard plans to write a history of Lady Bretton's family, and she tells him the papers are all in order for when the time comes, by which she means when the Labour Party comes into the power. और रिचर्ड को लग रहा है कि उसे अब वो जो है वो काफ़ी लेडी ब्रेटन की फैमिली जो है उसकी हिस्ट्री वगैरह लिखेगा, क्योंकि जल्दी वो पावर से तो जा रहे हैं, लेबर पार्टी जो है वो लोअर क्लास की जो पार्टी है लेबर पार्टी वो पावर में आ रही है, इसका भी हिंट है यहाँ मौजूद है। मेरे ख्याल में आजकल वही पार्टी पावर में है। Richard reminds Lady Breton about Clarice's party. The men leave and the Lady Breton lies on the sofa. She remembers herself as a girl riding on her pony in the country and roughhousing with her brothers, who and the Richards seem attached to her by a thread which grows thinner as they move further from her. और यहाँ पे हम यानी इस पूरे सेक्शन में देख रहे हैं कि लेडी ब्रेटन को हम ज़्यादा डिस्कवर कर रहे हैं, उनके पास के बारे में, उसके माइंड में कौन से ख्यालात हैं। हु एंड द रिचर्ड लुक लेजीली इनटू एन एंटीक शॉप विंडो, जब वापसी पर वो आते हैं तो इस शॉप में देखते हैं एंटीक शॉप। हु कंसिडर्स बाइंग अ स्पेनिश नेकलेस फॉर हिज वाइफ एवलिन, तो अभी वो सिर्फ लंच से वापस जा रहा है अपनी वाइफ की तरह, तो वो सोचता है कि मुझे एक स्पेनिश नेकलेस जो है बाय करना चाहिए, क्योंकि वेली एरिस्टोक्रेटिक क्लास है तो उनके लिए पैसे तो उनकी कमी नहीं है, तो ये अमूमन ये जो हैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स पर भी गिफ्ट जो है एक्सचेंज करते रहते हैं। रिचर्ड लुकिंग एट द थिंग्स इन द शॉप इज स्ट्रक बाय द एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ, यहाँ पे से थोड़ा सा एहसास होता है रिचर्ड को अबाउट द शैलोनेस एंड द एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ। Richard starts home towards Clarissa and wants to bring her something. He decides to buy a vast bouquet of the red and the white roses. He feels his life and the marriage to Clarissa is miracle after the war. फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता हो चुकी है, ये 1920s में ये की लाइफ को ये डिपिक्ट कर रहा है नॉवल, और अभी सेकंड वर्ल्ड वार अभी रहती है, उसके दरमियानी का पीरियड जो था, दरमियान का मॉडर्न एज भी हम इसे कह सकते हैं। एंड रिचर्ड थिंक्स अबाउट सोशल रिफॉर्म व्हेन ही पासेस अ वुमन स्ट्रेच्ड ऑन द ग्राउंड, और जब उसे एक भिखारी वुमन मिलती है तो वो सोचता है कि मुझे माशरे में, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ तो मुझे रिफॉर्म लाने के बारे में सोचना चाहिए, एक आइडिया एक फ्लैश करता है उसको। शी इज फ्री ऑफ ऑल टाइज एंड laughs at the sight of him when he passes. Holding his book like a weapon, he considers the problem of the female vagrant. He feels Clarissa want his sport. Clarissa के लिए एक बुके लेके आता है, सोचता है उसे ज़रूरत होगी, उसे स्पोर्ट की ज़रूरत है, एक पेट्रियार्क लाइक थिंकिंग है इसकी। At home, Clarissa is irritated because her frumpy cousin Ellie Henderson is coming to the party and because Elizabeth is praying with मिस किलमन। और उसे दो तरह से परेशानियाँ हैं कि एक तो उसकी कज़न जो कि थोड़ी आउट फैशन है, वो पार्टी में आ रही हैं जिनके साथ उनकी ज़रा नहीं बनती है, उसको नहीं समझती थी, और दूसरा एलिजाबेथ जो है मिस किलमन के साथ है, ये चीज़ भी उसे पसंद नहीं है क्लैरिसा। रिचर्ड एंटर्स बट ही इज़ अनएबल टू टेल क्लैरिसा ही लव्स हर, जो उसने सोचा था कि वो आते कहेगा लेकिन वो नहीं कह पाता। They talk and he holds her hand. Richard leaves for a meeting and set Clarissa up for a rest on a sofa. कुछ उसके मीनिंग हम नीचे दोबारा से देखेंगे। Clarissa feels unhappy because Peter and the Richard criticize her for liking parties. और वो सोचती है कि सारे मुझ पर तनकीद करते हैं कि मैं पार्टीज का बड़ा ख्याल करती हूँ। She decides she throws parties simply because she loves life. Her parties are an offering. कि लाइफ की एक ऑफरिंग है, जैसे कोई ऑल्टर पे ऑफरिंग देता है तो वो पार्टीज थ्रो करती है टू सेलिब्रेट द लाइफ, टू एज एक थैंक्स गिविंग है। सो मेंबर ऑफ द अपर क्लास इन मिसेस डैलोवे इंक्लूड Hugh Whitbread and the Lady Breton are devoted to the preserving their traditions and justify their supremacy by defending one another's fault. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों जो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं हमेशा ही ये एक दूसरे के फॉल्ट जो हैं उसको छुपाते रहते हैं। एक जैसे लोग हैं तो एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम जो फॉल्ट होते हैं उनको जो है वो डिफेंड और जस्टिफाई भी करते रहते हैं। Thus who a shallow glutton is indulged and defended by the Lady Breton. ठीक है, who जो obviously एक shallow person है, always defended by the Lady Breton and the Clarissa. Another among others likewise money and a lordly demeanor shelter the psychiatric
सर विलियम फ्रॉम जजमेंट। और सर विलियम जो है वो भी इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनके जो डैमिनोर है, लॉर्डली डैमिनोर है, उनके पास जो पैसा है, और जैसे हम कहते हैं ना कि पैसे जो होते हैं, बहुत ज़्यादा जो दौलत होती है वो आपके काफ़ी सारे जो फॉल्ट हैं वो उन पे पर्दा डाल देती है। Lady Breton would like to make the problem of the British Empire, such as unemployment, disappear by exporting them and English families to the Canada. तो ये उसका सोल्यूशन है लेडी ब्रेटन का कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम इंग्लैंड में कैसे कम कर सकते हैं, कि उसे जो है एक्सपोर्ट कर दें, कनाडा को भेज दें, फैमिलीज को ट्रांसपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। और ये उसने हल सोचा है, और इसके ख्याल में ये बहुत ही वंडरफुल आइडिया है, और इसे पूरी दुनिया को बताना चाहिए। और वो इसके शैलोनेस को, इसकी एम्प्टीनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि ये एक फूलिश आइडिया है। शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। तो इन ए सेंस हम कह सकते हैं, अगर हम विलियम ब्रैडशॉ की लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं कि लेडी ब्रेटन भी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन उसने लॉस कर दिया, बिकॉज उसने उसने यहाँ पे सोल्यूशन नहीं देखा, उसने एक्सपोर्ट कर देने वाला एक वाइल्ड आइडिया उसके जहन में आया है। तो ऐसे लगता है कि वो अपना सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो है, क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी ऑफ इंग्लैंड है उसके विद इन उसने नहीं सोचा, तो एक लिहाज से सेंस ऑफ प्रोपोर्शन उसने लूज कर दिया इन हर कनाडा ऑब्सेशन जो है, क्योंकि एक ऑब्सेशन बन गया। बट शी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इविल फोर्सेस ऑफ सर विलियम। लेकिन उसको सर विलियम जैसे लोग जो हैं उसको हर्ट नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो क्लास जो है, और ये एक ऐसी सोसाइटी क्रिटिसाइज कर रही है बेसिकली हमारे आथर जो है, कि वो बता रही है कि इंग्लैंड जो है वो डिवाइडेड है हैव्स और हैव्स नॉट के अंदर, और जो सेम क्लास के लोग होते हैं वो अपने जैसे लोगों में प्रॉब्लम्स को डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। सर विलियम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि जनरल डिसेंडेंट है, और वेर सेप्टिमस इज नॉट। लेकिन सेप्टिमस जैसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, इन पार्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू द सर विलियम्स क्लास। शी मीन लेडी ब्रिटेन भी जो है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो उसमें नहीं आ रहा, लेकिन उसको कोई पागल डिक्लेयर नहीं करेगा क्योंकि बिकॉज शी बिलोंग्स टू द aristocratic class. The upper class lives in an insular and make-believe and world that is declining, but they do not intend to acknowledge this decline. वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो लेबर पार्टी जो है वो पावर में आ रही है, लोअर क्लासेस इकट्ठी होकर उन्होंने एक पार्टी बना ली हुई है, लेबर पार्टी, जो उनके राइट्स को डिफेंड करेगी, उनके बारे में अब काम होगा। और फीमेल भी काफ़ी अब एक लाइन हमने देखी थी कि काफ़ी प्रोफेशन जो ओपन हो रहे हैं, सोसाइटी में तब्दीली आ रही है, लेकिन ये जो कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेट्स हैं ये बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। The Conservative Party is about to lose power and be replaced by the Labour Party, at which point Richard will retire and write a book about the great war waging family of Lady Britain. तो वो सोचता है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा और मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी मेरी काफ़ी अर्से, क्योंकि मेरी इसकी पार्टी ख़त्म हो रही है, पावर जो है वो लूज़ करने जा रही है। तो सोचता है कि वो बुक लिखेगा, और अगर बुक लिखेगा भी तो किसके बारे में, ग्रेट वार वेजिंग फैमिली। एक ऐसी फैमिली है जो जनरल्स हैं, जो हमेशा वॉर लड़ी है, दूसरे लोगों को कत्ल किया है, तो ऐसे लोगों को वो हीरो समझता है। किलर्स हैं जो, इससे आप आइडिया लगा लें कि मिस्टर रिचर्ड के पास जो है वो कितना कितना वो फिलोसफिकल है। While who might be preoccupied with the society and Sir William with amassing power and the money, they are forgiven their sins due to their social status. तो सोशल स्टेटस जो है वो आपके जो क्राइम है उनको डिफरेंट एंगल से देखने पे चीज़ों को मजबूर करता है, क्योंकि हु हो, रिचर्ड हो या लेडी ब्रेटन हो, इनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके जितने भी क्राइम्स हैं, इनके सिन्स हैं, इनके आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, इनके ऑब्सेशंस हैं, वो सारा कुछ उनको कोई पागलपन तस्वर नहीं करता, कोई बीमारी तस्वर नहीं करता, कोई उनको आउट क्लास नहीं देखता, बिकॉज ऑफ देयर सोशल पावर। मिस किलमन इन हर अगली Mackintosh and Septimus in his shabby coat will not be forgiven their sins. लेकिन मिस किलमन जैसे लोग और सेप्टिमस जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, लिहाजा इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, मिस किलमन का जो जो बिहेवियर है, या उसका आउटवर्ड जो एक कंडीशन है, या उसके साथ सोसाइटी ने जो किया है उसके नतीजे में जो बन गई है, थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे इसको। और सेप्टिमस जैसे लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जब वो कोई गलती करते हैं तो
वो गुनाह बन जाता है और उसकी कोई माफ़ी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट आर्मड विद मनी एंड स्टेटस। तो मनी और स्टेटस जो है सोसाइटी में आपकी किस्मत को काफ़ी हद तक तय करता है, स्पेशली अगर सोसाइटी जो है वो सरमायादाराना निज़ाम हो। ये और वहाँ पे वही है, पाकिस्तान में भी वही है। नाउ इट विल एम्पावर देम और डिफेंड देयर फॉल्ट। ठीक है, फिर ऐसे लोअर क्लास से लोगों को कौन डिफेंड करेगा? Women of all classes have little power in मिसेस डैलोवे। मिसेस डैलोवे को यानी कि दूसरे नावल भी हों तो women राइटर हैं, तो डेफिनेटली women की जो कंडीशन है, ट्रू कंडीशन वो डिपिक्ट करती हैं। लेकिन अपर और लोअर क्लासेस को डिफरेंस तो है, लेकिन women जो है वो दोनों साइड पे सफ़र कर रही है, चाहे वो अपर क्लास से क्यों ना बिलोंग करती है। और जैसे लेडी ब्रिटेन है, हम उनको भी डिस्कस करते हैं कि उनके पास एक्चुअल पावर कितनी है, उनकी फैमिली के पास एक नेम है, वो उनको काफ़ी हद तक डिफेंड भी करते हैं, लेकिन एज ए वुमन सिर्फ फीमेल को नज़र से उनको देखेंगे तो फिर हम देखते हैं कि कितनी हेल्पलेस हैं। लेडी ब्रिटेन दो शी सीम्स डिस्प्लेस्ड इन द फेमिनिन स्फीयर एंड एग्जिबिट जनरल लाइक क्वालिटीज becomes a helpless as a child when she faces writing a letter to the newspaper। ये इंसिडेंट हमें साबित करता है कि किस तरह उसको रिचर्ड और हुविट ब्रेड जैसे लोगों की ज़रूरत है एक लेटर लिखने के लिए भी। Normally proud and serious, she shows ridiculous gratitude with who arranges her thoughts in the manner accepted by the male establishment. When Richard sees Wagner women lying on the street, he sees not a figure rejoicing in her freedom, but rather a poor woman and social problem that the government must deal with him. उससे लगता है कि वो इस तरह के सारे मसाइल जो है वो रिफॉर्म ला के हल कर सकता है। आउटसाइड द रिप्रेसिव कन्फाइंस ऑफ द सोसाइटी द वैगनर वुमन बिकम्स अ पॉजिटिव लाइफ फोर्स लाइक द ओल्ड वुमन पीटर एंड द रिजिया हियर सिंगिंग एंड द एंशिएंट सॉन्ग। तो वैगनर वुमन भी यहाँ पे उस सिंगिंग वुमन की तरह एक सिंबॉलिक हैसियत रखती है। रिचर्ड हाउएवर सीज हर ओनली एज ए वुमन हु नीड्स हिज हेल्प। लेकिन रिचर्ड जैसे लोगों को जो कि एक पेट्रियार्क माइंड रखते हैं, उनको लगता है कि वुमन को हमेशा ही उनकी ज़रूरत रहती है, जैसे क्लैरिसा के बारे में वो सोचता है। एज इज व्यूज अबाउट क्लैरिसा एंड समवट द सेम, कि क्लैरिसा को भी हर वक्त उसकी ज़रूरत है, एक्सपोर्ट की ज़रूरत है उसको। Richard is a kind but simple thinker and he finds reassurance in believing that women need him. Patriarchal thinking. The luncheon at the Lady Bretton's effectively highlights the difference between English establishment and Clarissa. So Clarissa is a member of the upper class and can occasionally be a snob. She asks herself questions, judges herself, and tries to discover the truth about the world. क्लैरिसा को हम यहाँ पे थोड़ा सा एक स्कोप दे सकते हैं, थोड़ा एक ग्राउंड दे सकते हैं, क्योंकि क्लैरिसा बिलोंग तो अपर क्लास से करती है। जैसे कि उसने एक ऐसा डिसीजन भी लिया था अपनी मैरिज के हवाले से भी कि सिक्योरिटी को का रास्ता चुना था और अपर क्लास में ही वो शामिल है, लेकिन सम टाइम स्नोबिश बिहेवियर भी है उसका, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम शी क्वेश्चन, अपने ऊपर सवाल करती है, देखती है, जज करती है और सच जो नीचे होता है हमेशा उसको डिस्कवर करने की कोशिश करती है। No one at the luncheon put a similar effect. Furthermore, none of the people at the luncheon have any rapport with or how to handle flowers, which seem to stand in for the beauty and emotion. और यहाँ पे फ्लावर जो हैं, इनकारनेशंस वो जो लेके आते हैं, फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी को, इमोशन को, और हम देखते हैं कि फ्लावर्स को हैंडल करना इनको नहीं आता, उनकी कोई प्लेस ही नहीं मिलती इनको सही तरीके से, उनके साथ टच में भी नहीं आ पाते। द फ्लावर्स हुए द रिचर्ड चूज carnations and the roses are traditional. ये उनके traditional flowers हैं। Richard carries his flowers like a weapon, while Lady Breton first holds them awkwardly by her lace collar, then stuffs them down the front of her dress. तो इनका ये awkward handling of the nature है। हम कह सकते हैं कि इनका नेचर के साथ, फितरत के साथ एक रियल जो रिलेशनशिप है वो अरिस्टोक्रेटिक लोगों को आइडिया नहीं है। वो फूल बाय तो कर सकते हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन उनका फितरत के साथ एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। इवन रिचर्ड भी जो फ्लावर्स को एज ए वेपन लेके आता है, इंस्पायर होके नहीं कि कोई रियल टच हो, कोई इंस्पिरेशन होती हो उनको फितरत के साथ कोई। क्लैरिसा इज नेचुरल अराउंड फ्लावर्स एंड दे कॉन्स्टेंटली सराउंड हर, सजेस्टिंग हर कनेक्शन टू द नेचर एंड द डीपर रिचेस ऑफ द सोल। जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्लैरिसा का हमें फ्लावर्स के साथ, फितरत के साथ नजर आता है, वो दूसरे कम ही करेक्टर्स में है।
Finally, Clarissa believes that she throws party to create, but wonders to whom she gives her creation. यहाँ वो लाइफ तो क्रिएट करती है, थैंक्स गिविंग के तौर पे भी पार्टीज हैं, सेलिब्रेट भी करती है लाइफ को, लेकिन किसके लिए? दिस क्वेश्चन echoes पीटर्स ड्रीम। बिल्कुल पीटर के ड्रीम को भी हमने लास्ट एक दो सेशन में कहीं देखा था, when the solitary traveler wonders to whom he can reply when the landlady asks if he needs anything। उसको भी उस ड्रीम में भी ऐसा लगता है कि जब ड्रीम के अंदर वो लैंडलेडी उसे पूछती है तो वो क्या जवाब दे, या किस को जवाब दे। इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल आर अलोन एंड दे and have no one to answer their questions or to make offering to। This is the tragedy of the modern world। यहाँ पे टच दिया है जो एक पेट्रियार्कल मॉडर्न कैपिटल जो वर्ल्ड है, इसके अंदर लोग, बहुत सारे लोग शहर के अंदर इकट्ठे होकर भी तनहा है, alone है। Clarissa is aware of this tragedy of the modern era, while the insular characters represent the English establishment are not। तो अरिस्टोक्रेटिक क्लास के जो कैरेक्टर्स हैं वो इस ट्रेजेडी को, मॉडर्न टाइम्स के रियल प्रॉब्लम्स को समझने में नाकाम है, बल्कि उनके सोल्यूशन भी फनी हैं। तो यहाँ पे आप दो तरह से असाइनमेंट लिखेंगे। ऑल फीमेल कैरेक्टर्स इन मिसेस डैलोवे आर पावरलेस, डिस्कस विद सब्सटेंशियल एविडेंस। एक तो आपने फीमेल कैरेक्टर्स को लेना है, जैसे लेडी ब्रेटन को यहाँ पे खास तौर पे फोकस किया है, उसके अलावा क्लैरिसा है, सैली है और मिस किलमन है, एलिजाबेथ है। 4-5 कैरेक्टर बनेंगे। आप इन सबको थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करना होगा कि एक्चुअली उनके पास कितनी पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना एक रोल है, एक्चुअल पावर जिसे हम कहते हैं, फ्रीडम कितनी है उनके पास, लिबरेशन कितनी है, यानी एक फेमिनिस्ट एनालिसिस करना है। सेकेंड है द सोसाइटी डिपिक्टेड इन मिसेस डैलोवे इज डिवाइडेड इनटू द क्लासेस एनालाइज। तो यहाँ पे आपने क्लास सोसाइटी जो हमने बात की, हैव्स और हैव्स नॉट की, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी की, एरिस्टोक्रेटिक क्लास की और लोअर क्लासेस की, दो हिस्सों में फिर आपने कैरेक्टर्स को डिवाइड करना है, जिसमें और फिर इसका आपने देखना है कि ये नॉवल जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि इंग्लैंड की सोसाइटी इन 1920s के अंदर क्लासेस में डिवाइडेड थी, और एक क्लास के लोग जो हैं वो अपनी क्लास के लोगों को के साथ उनका बिहेवियर डिफरेंट है, और दूसरी क्लास के लोगों को वो किस तरह उनको, उनके लिए तो पागल खाने भी बने हुए हैं।